स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे वेटनरी गायनेकोलॉजी और हमने पढ़ लिया था कहाँ तक, अंडोत्सर्ग तक, है ना। अंडाशय पढ़ रहे थे और अंडाशय में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अंडाशय के अंदर ही एक तरफ देखेंगे हम जंतु और दूसरी तरफ अंडाशय का आकार। किस जंतु में किस आकार का अंडाशय पाया जाता है? अंडाशय का आकार, किस जंतु में कैसा अंडाशय पाया जाता है? तो देखो भाई, सबसे पहले बात करें रुमंथी जंतुओं में। किसमें? रुमंथी जानवर। रुमंथी जंतुओं में किस आकार का अंडाशय पाया जाता है? तो बादाम के आकार का। कैसा पाया जाता है भाई? तो रुमंथी जंतुओं में अंडाशय जो है वो कैसा होता है? बादाम के आकार का। कैसा? बादाम के आकार का, जिसको क्या बोलते हैं? आलमंड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आलमंड शेप। ठीक है, तो रुमंथी जानवरों का अंडाशय बादाम के आकार का होता है। दूसरी बात करें, घोड़ी का अंडाशय किस आकार का होता है? तो घोड़ी के अंदर अंडाशय जो है बच्चों वो सेम के बीज के आकार का पाया जाता है। कैसा? सेम के बीज के आकार का। सेम के बीज के आकार का, जिसको क्या बोलते हैं? बीन शेप। क्या? बीन शेप, या इसको किडनी शेप भी बोलते हैं, क्योंकि किडनी भी कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की। ठीक है, तो इसको किडनी शेप भी बोल देते हैं। ठीक है, किडनी शेप। ठीक है भाई, तो घोड़ी के अंदर सेम के बीज के आकार का, रुमंथी जंतुओं में बादाम के आकार का। और तीसरा मैं बात करूं किसके अंदर, मुर्गी तथा सूगरी के अंदर अंडाशय जो है, किसके अंदर? मुर्गी तथा सूगरी के अंदर अंडाशय किस आकार का होता है? तो मुर्गी तथा सूगरी के अंदर अंडाशय कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे के समान। कैसा बच्चों? अंगूर के गुच्छे के समान। ठीक है, एक क्वेश्चन ठोक के आता है बच्चों इसमें से, अच्छे से रट लेना। किस जानवर में अंडाशय का आकार कैसा है? तो रुमंथी जानवर में बादाम के आकार का, घोड़ी में सेम के बीज के आकार का, और मुर्गी तथा सूगरी में अंडाशय जो है वो कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे के समान होता है। कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे के समान अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों अंडवाहिनी। तो अंडाशय हो गया। अब बात करें किसकी? अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। और इसका दूसरा नाम और है एक बच्चों, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी इसी को बोलते हैं। देखो ऐसे होती है ना, अभी हमने देखा ये अंडाशय है और अंडाशय पे ऐसे उंगली जैसी संरचनाएं बनाएगी और ये जो है जाके कहाँ खुलती है? गर्भाशय के अंदर जाके खुल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? अंडवाहिनी है। और अंडवाहिनी के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला, यहां से यहां तक का ये पहला भाग, यहां से यहां तक का दूसरा भाग, और यहां से यहां तक का ये तीसरा भाग। तो अंडवाहिनी के 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले को क्या बोल रहे हैं बच्चों? पहला कौन सा है? इनफंडिबुलम। पहला कौन सा है? इनफंडिबुलम। दूसरा कौन सा है? एम्पुला। और तीसरा कौन सा है? इस्तमस। कौन सा है? इस्तमस। 3 भाग होते हैं किसके? अंडवाहिनी के, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्तमस। तो इनफंडिबुलम जो है ये किधर है? अंडाशय की ओर। किधर है बच्चों? अंडाशय की ओर। तो जो अंडाशय की ओर है वो कौन सा है? इनफंडिबुलम। एम्पुला मध्य वाला भाग कौन सा है? मध्य भाग जो है दूसरा, जिसको क्या बोल रहे हैं? एम्पुला। और तीसरा जो गर्भाशय की ओर है तो इस्तमस। अरे ये कौन सा है? इस्तमस। किधर है? गर्भाशय की तरफ। तो गर्भाशय की ओर, गर्भाशय की ओर। और बच्चों ये जो संरचना दिख रही है, ये उंगली जैसी संरचना है जो अंडाशय के ऊपर है, इनको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? ये जो उंगली जैसी संरचना है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी किसका भाग है? तो फिम्बरी
इनफंडिबुलम का पार्ट है। किसका है? अरे भाई ये इनफंडिबुलम है तो इसी का पार्ट है ना? तो इनफंडिबुलम के अंत में या छोर में है? इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुली जैसी संरचना, क्या? अंगुली जैसी संरचना, ये अंगुली जैसी संरचना जो अंडाणु को अंडाशय से पकड़ती है या ग्रहण करती है, वो फिम्बरी कहलाती है। जैसे अंडाणु बाहर आता है, ये अंगुली जैसी संरचना उसको पकड़ लेती है। ठीक है, तो इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुली जैसी संरचना जो अंडाणु को अंडाशय से ग्रहण करती हैं, क्या कहलाती हैं? फिम्बरी कहलाती हैं। क्या कहते हैं? अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो एग्जाम पॉइंट से आएंगे ही आएंगे, ठोक के लिख लेना, पहला और दूसरा। कुछ नहीं पूछता एग्जामर, कुछ नहीं पूछेगा एम्पुला क्या है, स्तमस क्या है, ये दो पूछेगा। निषेचन कहां होता है? निषेचन कहां होता है? तो सभी जंतुओं में निषेचन का स्थान, निषेचन कहां होता है? निषेचन का स्थान क्या है? क्वेश्चन तो ले दे के यही पूछा जाता है कि निषेचन कहां होता है। तो सभी जंतुओं में निषेचन जो है बच्चों कहां होता है? यहां पर शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। एम्पुला व स्तमस के जंक्शन पर, के बीच में निषेचन होता है। कहां होता है? एम्पुला तथा स्तमस के जंक्शन पर, एम्पुला एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन, एम्पुला तथा स्तमस के जंक्शन पर होता है, इन दोनों के जंक्शन पर। और एम्पुला के नीचे अंडरलाइन ये है कि क्वेश्चन पूछ ले कि निषेचन कहां होता है, और ऑप्शन 3 हो, इनफंडिबुलम, एम्पुला व स्तमस। तुम बोलोगे सर ने तो बताया था एम्पुला व स्तमस के जंक्शन पर, यहां तो तीनों दे दिए उसने। इन तीनों में से बताना हो तो अधिकतर जानवरों में निषेचन जो है वो एम्पुला में हो जाता है? जंक्शन पे नहीं, थोड़ा अंडा से पहले जहां होता है तभी हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन में एम्पुला आए सिर्फ, तो एम्पुला में, और एम्पुला तथा स्तमस के जंक्शन पर आए तो एम्पुला व स्तमस के जंक्शन पर निषेचन होता है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, मुर्गी में निषेचन कहां होता है? क्या बच्चों? मुर्गी में निषेचन कहां होता है? तो मुर्गी के अंदर निषेचन होता है इनफंडिबुलम में। कहां होता है बच्चों? याद रखना, इनफंडिबुलम में। तो मुर्गी में निषेचन इनफंडिबुलम में होता है। कहां होता है? इनफंडिबुलम में। ठीक है, क्लियर कट याद रख लेना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी जंतुओं में निषेचन जो है वो एम्पुला तथा स्तमस के जंक्शन पर होता है, लेकिन मुर्गी के अंदर निषेचन जो है वो इनफंडिबुलम में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें गर्भाशय, या गर्भाशय को क्या बोल रहे हैं बच्चों? यूट्रस। क्या बोल रहे हैं? गर्भाशय, और गर्भाशय को क्या बोल रहे हैं? यूट्रस, या इसको एक नाम से और जानते हैं, बॉम्ब। क्या बोलते हैं? बॉम्ब भी कहते हैं, बम्ब नहीं बॉम्ब है, वो बम्ब फोड़ने वाली भी होती है। हाँ, तो गर्भाशय इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? यूट्रस भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यूट्रस। देखेंगे ये क्या है गर्भाशय? खोखला मासीय अंग। क्या है? खोखला मासीय अंग है। ठीक है, और इसको बच्चादानी भी कहा जाता है। भ्रूण का विकास जो है वो कहां होता है? गर्भाशय के अंदर ही होता है। तो देखें एक बार गर्भाशय की स्ट्रक्चर बना के, तो देखो ये क्या है बच्चों? ये अंडवाहिनियां हैं। क्या है? अंडवाहिनियां। और अंडवाहिनियां जो हैं वो कहां खुलती हैं? वो गर्भाशय के अंदर आके खुलती हैं।
ये क्या है बच्चों, ये गर्भाशय है। अब देखो ये है गर्भाशय और ये है गर्भाशय के हॉर्न जो नीले नीले दिख रहे हैं। गर्भाशय जो है आगे जाके थोड़ा सा हल्का सा 2 भागों में बढ़ता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आगे जाके ये विभाजित हो गया और इधर ये विभाजित हो गया, इधर ये विभाजित हो गया। तो ये क्या है, ये गर्भाशय के हॉर्न है और ये क्या है, गर्भाशय है। ये क्या है बच्चों, गर्भाशय। और नीचे क्या है, नीचे ये गर्भाशय की ग्रीवा या जिसको सर्विक्स बोलते हैं वो है। अब गर्भाशय हमने पहले पढ़ा, गर्भाशय की दीवार में कितनी परत पाई जाती हैं, तो गर्भाशय की दीवार में 3 परत पाई जाती है। एक तो ये हो गई, एक बाहर वाली ये हो गई, ये बाहर वाली हो गई, और ये गर्भाशय के सबसे अंदर पाई जाती है, वो ये वाली परत है। ये तीसरी परत हो गई जो गर्भाशय के कहाँ है, अंदर है। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार में कितनी परत बच्चों, 3 परत पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली को क्या बोल रहे हैं हम, सबसे बाहर वाली को बोल रहे हैं क्या, एपीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली को क्या बोल रहे हैं, एपीमेट्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, बीच वाली को क्या बोलते हैं, तो बच्चों बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली को, किसको, सबसे अंदर वाली या तीसरी परत जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की दीवार में 3 परत पाई जाती हैं, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम गर्भाशय की वो परत है, मायो मतलब होता है मायोलॉजी, मायोलॉजी मतलब मांसपेशियों का अध्ययन। इसमें मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं बच्चों क्या, मांसपेशियां। क्या पाई जाती हैं, मांसपेशियां। तो मांसपेशियां पाई जाती हैं किसमें, मायोमेट्रियम में। और इंडोमेट्रियम से बच्चों एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, तो इंडोमेट्रियम से, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, PGF2 अल्फा। कौन सा हार्मोन, PGF2 अल्फा, या इसी हार्मोन को बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन जो है वो किससे, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। किससे, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, PGF2 अल्फा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन कराता है, और PGF2 अल्फा भी गर्भाशय में संकुचन कराता है। और ये दोनों संकुचन, और संकुचन का कार्य मांसपेशियों का होता है। और गर्भाशय में मांसपेशियां कहां पाई जाती है, मायोमेट्रियम में पाई जाती हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और PGF2 हार्मोन, दोनों हार्मोन कहां कार्य करते हैं, मायोमेट्रियम में कार्य करते हैं और इन मांसपेशियों में संकुचन कराते हैं, जिससे गर्भाशय में संकुचन होता है। तो गर्भाशय में संकुचन कराने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और PGF2 अल्फा। 2 हार्मोन है जो गर्भाशय की मायोमेट्रियम की मांसपेशियों पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं और मांसपेशियों में संकुचन कराते हैं, जिसी से गर्भाशय में संकुचन होता है। और गर्भाशय में संकुचन होने की वजह से ही बच्चा जो है वो बाहर आता है। ठीक है, तो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से स्रावित होता है ये हार्मोन। याद रख लेना भाई, ले दे के यही पूछा जाएगा कि PGF2 अल्फा कहां से स्रावित होता है। तो PGF2 अल्फा जो है कौन सा बच्चों, PGF2 अल्फा हार्मोन, कौन सा, PGF2 अल्फा हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से। कहां से बच्चों, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। किससे, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। कौन सा, PGF2 अल्फा हार्मोन। क्लियर है। नेक्स्ट देखें,
कि PGF2 अल्फा हार्मोन जो है कार्य क्या करता है। तो इसके कार्य, एक चीज याद रखना, इसको हार्मोन नहीं बोलते बच्चों, हैं ये हार्मोन नहीं है। क्या नहीं है? ये इसको हार्मोन ना बोलकर क्या बोला जाता है? हार्मेनॉइड बोला जाता है। क्या? हार्मेनॉइड क्या कहा जाता है? हार्मेनॉइड कहा जाता है। ये हार्मोन नहीं है, क्या है? हार्मेनॉइड है। ठीक है, हार्मोन होता तो गर्भाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता, इसलिए हार्मोन नहीं है, ये क्या है? हार्मेनॉइड है। और इसको हार्मेनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किससे बना होता है? यह आर्किडोनिक अम्ल से बना होता है। किससे? आर्किडोनिक अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? आर्किडोनिक अम्ल से बना होता है। और आर्किडोनिक अम्ल जो है वो क्या है? वो एक बशीय अम्ल है, एक फैटी एसिड है। क्या है बच्चों? आर्किडोनिक अम्ल जो है क्या है? एक बशीय अम्ल है, एक एसेंशियल आवश्यक बशीय अम्ल की श्रेणी में आता है। कौन? आर्किडोनिक अम्ल। कौन में? आवश्यक बशीय अम्ल की श्रेणी में आता है। ठीक है, और आर्किडोनिक अम्ल जो है वो बनाता है PGF2 अल्फा हार्मोन, इसलिए इसको हार्मोन ना बोलकर क्या बोलते हैं? हार्मेनॉइड कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके कार्य, PGF2 अल्फा हार्मोन के क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य, ये कार्पस लूटियम को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? कार्पस लूटियम Cl को तोड़ता है। Cl को तोड़ेगा तो ही अगला मध चक्र शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। Cl बनी हुई है, प्रोजेस्टेरोन गर्भ काल में Cl बनी होती है। कार्पस लूटियम को तोड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं लूटियोलाइटिक एजेंट। लूटियोलाइटिक एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूटियो मतलब कार्पस लूटियम, और लाइटिक मतलब लाइसिस, कार्पस लूटियम को तोड़ने वाला एजेंट, जिसको कहा जाता है Cl लूटियोलाइटिक कहा जाता है। तो कार्पस लूटियम को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? तो PGF2 अल्फा जो बच्चों क्या है? कार्पस लूटियम को तोड़ने वाला हार्मोन है। ठीक है, अब कार्पस लूटियम टूट गया तो मध चक्र अपने आप शुरू हो जाएगा, लेकिन किसको मिल गया? PGF2 अल्फा को श्रेय मिल गया कि यह मध चक्र की शुरुआत कराता है। क्या कराता है बच्चों? मध चक्र की शुरुआत कराता है। लेकिन ये मध चक्र की शुरुआत क्यों कराएगा? हैं? ये तो सिर्फ कार्पस लूटियम को तोड़ देता है, जिससे मध चक्र अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन श्रेय मिल गया कि भाई इसी ने कराई है मध चक्र की शुरुआत। और तीसरा भी हमने पढ़ा था कि PGF2 अल्फा और कौन सा? ऑक्सीटोसिन जो है गर्भाशय में संकुचन कराते हैं। तो गर्भाशय में क्या कराता है? संकुचन कराता है। गर्भाशय में क्या कराता है? संकुचन कराता है। और ये जो है वो गर्भाशय में क्या कराता है बच्चों? ये हार्मोन जो है गर्भाशय में संकुचन भी कराता है। ठीक है, तो जिस कौन? PGF2 अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और क्वेश्चन ले दे कि यही पूछेगा क्या PGF2 अल्फा कहां से स्रावित होता है? तो ये गर्भाशय की इंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। बस कहानी खत्म इसकी। तो नेक्स्ट देखेंगे ग्रीवा या सॉरी ठीक है, तो ये कहां पढ़ रहे थे हम? गर्भाशय के अंदर पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्या? गर्भाशय के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है गर्भाशय के प्रकार। गर्भाशय के प्रकार। विभिन्न जंतुओं में गर्भाशय कितने प्रकार के होते हैं? गर्भाशय जो है बच्चों कितने प्रकार का? 3 प्रकार के गर्भाशय होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से देखेंगे इधर? 3 प्रकार के गर्भाशय होते हैं। कौन कौन से? पहला बाइकॉर्नुएट गर्भाशय। पहला कौन सा है? पहला है बाइकॉर्नुएट गर्भाशय।
पहला कौन सा है, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय, दूसरा है बाइपार्टाइट गर्भाशय, बाइपार्टाइट गर्भाशय, और बच्चों तीसरा है डुप्लेक्स गर्भाशय। कौन सा है, डुप्लेक्स गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय जो है बच्चों कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय, बाइपार्टाइट गर्भाशय और डुप्लेक्स गर्भाशय। क्या होता है बाइकॉर्नुएट गर्भाशय, देखो इधर कुछ नहीं है, ऐसा गर्भाशय, ये क्या है, ये गर्भाशय के हॉर्न है, क्या है, गर्भाशय के हॉर्न, और ये क्या है, ये है गर्भाशय की बॉडी, और ये क्या है, ये गर्भाशय की सर्विक्स। तो ये क्या है, ये है गर्भाशय के हॉर्न, क्या है बच्चों, गर्भाशय के हॉर्न। ये क्या है गर्भाशय की, ये गर्भाशय की बॉडी। ऐसा गर्भाशय जिसमें हॉर्न बड़े होते हैं तथा बॉडी छोटी होती है, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय कहलाता है। हॉर्न बड़े, बॉडी छोटी, हॉर्न बहुत बड़े, बॉडी इतनी सी है, क्या बोलेंगे, बाइकॉर्नुएट। तो इसमें क्या है, हॉर्न बड़े, ऐसा गर्भाशय जिसमें हॉर्न तो कैसे हैं, बड़े हैं, और बॉडी कैसी है बच्चों, बॉडी जो है वो छोटी है। तो ऐसा गर्भाशय जिसके हॉर्न बड़े होते हैं तथा बॉडी छोटी होती है, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय कहलाता है। और बच्चों ऐसा गर्भाशय जिसके उल्टा कर दो है, ऐसा गर्भाशय जिसके ये छोटे छोटे क्या हैं, हॉर्न है, और ये बड़ी क्या है, बॉडी है। तो ऐसा गर्भाशय जिसके, ये तो क्या हो गए हॉर्न, और ये क्या हो गई बॉडी। ऐसा गर्भाशय जिसके हॉर्न तो छोटे होते हैं तथा बॉडी बड़ी होती है, क्या कहलाता है, बॉडी क्या है, बड़ी, बाइपार्टाइट गर्भाशय कहलाता है। तो हॉर्न बड़े, बॉडी छोटी, बाइकॉर्नुएट। तो याद करने का तरीका क्या है, बाइकॉर्नुएट को कॉर्नुएट मत पढ़ो, क्या बोलो, हॉर्नुएट, बाइहॉर्नुएट मतलब हॉर्न बड़े, बाइकॉर्नुएट को हॉर्नुएट पढ़ेंगे तो हॉर्न बड़े, बॉडी छोटी, हॉर्न बड़े, बॉडी छोटी। दूसरा तो उल्टा कर दो, हॉर्न छोटे, बॉडी बड़ी, बाइपार्टाइट। और डुप्लेक्स में तो कुछ है ही नहीं। डुप्लेक्स ऐसा गर्भाशय जिसमें 2 हॉर्न, 2 बॉडी तथा 2 सर्विक्स पाई जाती हैं, डुप्लेक्स। सब कुछ डबल है, इसलिए नाम कह के बोल रहे हैं, डुप्लेक्स बोल रहे हैं। तो क्या है, 2 तो हॉर्न है और 2 ही बॉडी है, और 2 ही क्या है, 2 ही सर्विक्स है। तो ऐसा गर्भाशय जिसमें 2 हॉर्न, 2 बॉडी, 2 सर्विक्स पाई जाती हैं, डुप्लेक्स। सब कुछ डबल है। अब एक एग्जाम्पल और याद करने हैं बच्चों, हैं? बाइकॉर्नुएट गर्भाशय किसमें पाया जाता है, तो बाइकॉर्नुएट गर्भाशय पाया जाता है किसमें, रूमंथी जानवरों में। किसमें, रूमंथी जानवरों में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब में। कौन सा, बाइकॉर्नुएट। सुगरी के अंदर है, सुगरी के अंदर कौन सा, बाइकॉर्नुएट है। ऊंटनी के अंदर भी कौन सा, बाइकॉर्नुएट पाया जाता है। बाइपार्टाइट गर्भाशय किसमें पाया जाता है, घोड़ी के अंदर, घोड़ी में बाइकॉर्नुएट। और डुप्लेक्स गर्भाशय बच्चों किसमें पाया जाता है, डुप्लेक्स गर्भाशय पाया जाता है खरगोश के अंदर। किसमें बच्चों, खरगोश के अंदर जो है। तो डुप्लेक्स भी है, गर्भाशय ही अजीब सा है, सब कुछ डबल डबल, और खरगोश जानवर भी अलग ही है। ठीक है, हाँ याद क्या रखना है, डुप्लेक्स खरगोश में, बाइपार्टाइट घोड़ी में, और बाकी के सभी जो हैं जानवरों में कौन सा है, बाइकॉर्नुएट। और कॉर्नुएट मतलब हॉर्नुएट, हॉर्न बड़े, बॉडी छोटी, क्या बोल रहे हैं, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय। उसका उल्टा हो जाएगा, बाइपार्टाइट घोड़ी में, बाकी सभी में जो है वो कौन सा है, बाइकॉर्नुएट है। ठीक है बच्चों, तो ये गर्भाशय के प्रकार हो गए। नेक्स्ट, गर्भाशय की शेप। क्या बच्चों, गर्भाशय की शेप पढ़ेंगे। ये तो गर्भाशय के प्रकार थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे गर्भाशय का आकार। किस आकार का गर्भाशय होता है, गर्भाशय का आकार, शेप ऑफ
यूट्रस। देखो भाई, गर्भाशय के आकार में बात करें तो एक होता है पहले नंबर का वाई आकार का गर्भाशय। कैसा? वाई आकार का, वाई आकार का गर्भाशय। अब वाई आकार का गर्भाशय का मतलब क्या है सुनो। ये क्या है? ये है बॉडी और ये क्या है? हॉर्न। अरे गर्भाशय की ये बॉडी है और ये दो क्या है? हॉर्न है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला गर्भाशय का कौन सा है? वाई आकार का गर्भाशय। वाई आकार का गर्भाशय मतलब ये बॉडी हो गई और ये हॉर्न हो गए। ठीक है, अब देखो ये बॉडी है और ये दो गर्भाशय के हॉर्न है और ये बॉडी को मैंने ऊपर ले गया ऐसे है? तो हॉर्न तथा बॉडी के मध्य कितना कोण हो गया? 45 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो ऐसा गर्भाशय जिसमें हॉर्न तथा बॉडी के मध्य का कोण 45 डिग्री का होता है वाई आकार का गर्भाशय कहलाता है। और वाई आकार का गर्भाशय किसमें पाया जाता है? तो वाई आकार का गर्भाशय पाया जाता है बच्चों किसमें? रुमंथी जानवरों में। किसमें? रुमंथी जानवरों में वाई आकार का गर्भाशय होता है। और वाई आकार का गर्भाशय मतलब हॉर्न तथा बॉडी के मध्य कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री का कोण पाया जाता है। दूसरा है बच्चों टी आकार का गर्भाशय। कौन सा? टी आकार का। अब टी आकार के में क्या हुआ? ये है बॉडी और हॉर्न और मैंने सीधे कर दिए, तो हॉर्न तथा बॉडी के मध्य कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। तो ऐसा गर्भाशय जिसमें बॉडी तथा हॉर्न के मध्य 90 डिग्री का कोण पाया जाता है टी आकार का गर्भाशय कहलाता है। और टी आकार का गर्भाशय किसमें पाया जाता है? घोड़ी के अंदर बच्चों कौन सा? टी आकार का गर्भाशय पाया जाता है। तीसरा है बच्चों वाई एवं टी के मध्य के आकार का। वाई एवं टी के मध्य के आकार का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि 45 डिग्री से तो ज्यादा और 90 डिग्री से कम हॉर्न तथा बॉडी के मध्य ऐसा गर्भाशय जिसमें हॉर्न तथा बॉडी के मध्य 45 से 90 डिग्री, अगर मैं इसको और इधर कर दूं लेकिन टी नहीं बनने दूं, जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, तो ऐसा गर्भाशय जिसमें हॉर्न तथा बॉडी के मध्य 45 से 90 डिग्री के बीच का कोण पाया जाता है वो वाई एवं टी के मध्य के आकार का गर्भाशय कहलाता है। और ऐसा गर्भाशय बच्चों किसमें पाया जाता है? तो ऐसा गर्भाशय जो है वो ऊंटनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गर्भाशय वी आकार का गर्भाशय। कैसा बच्चों? वी आकार का। और वी आकार का गर्भाशय में क्या है? इसके अंदर सिर्फ हॉर्न है, बॉडी तो है ही नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, तो कोण बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वी आकार का गर्भाशय जो है बच्चों वो किसमें पाया जाता है? तो वी आकार का गर्भाशय पाया जाता है किसके अंदर? कुतिया के अंदर। ठीक है, तो किस आकार का गर्भाशय होता है सुन लेना भाई। वाई आकार का रुमंथी जानवरों में, टी आकार का घोड़ी में, वाई एवं टी के मध्य के आकार का ऊंटनी में और वी आकार का कुतिया में। सबसे इंपॉर्टेंट है टी आकार का गर्भाशय घोड़ी में और वी आकार का गर्भाशय कुतिया में पाया जाता है। ठीक है, तो किस आकार का गर्भाशय किस जानवर में पाया जाता है? क्लियर है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे की बात करें, किसकी? सर्विक्स की। देखो बच्चों, ये जो है वो गर्भाशय है और गर्भाशय के बाद क्या निकलती है? ये सर्विक्स है। क्या है? सर्विक्स। और सर्विक्स जो है वो योनि में जाके खुलती है, ये हमने देखा पहले। अब सर्विक्स के दो मुंह पाए जाते हैं, ये हमने पहले बोला। ये सर्विक्स का एक मुंह जो गर्भाशय की ओर है और एक सर्विक्स का दूसरा मुंह जो योनि की ओर है। ठीक है, तो सर्विक्स के दो मुंह पाए जाते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ वाले को बोलते हैं इंटरनल ऑस। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑस। और जो सर्विक्स का मुंह योनि की तरफ होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, तो सर्विक्स के दो मुंह,
इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस, इन मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ सर्विक्स का मुंह इंटरनल ऑस, और एक्स मतलब एग्जिट मतलब बाहर, तो बाहर की तरफ जो सर्विक्स का मुंह है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल ऑस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सर्विक्स के कितने मुंह पाए जाते हैं, 2 मुंह। कौन कौन से, एक इंटरनल ऑस अंदर की तरफ, और एक एक्सटर्नल ऑस जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो इंटरनल ऑस तो गर्भाशय की ओर, इधर गर्भाशय की ओर, और दूसरा जो है एक्सटर्नल ऑस जो है वो किधर होता है, योनि की ओर। किधर बच्चों, योनि। अब देखना सर्विक्स का कार्य क्या है, तो सर्विक्स क्या काम करती है, तो कार्य क्या है सर्विक्स, तो सर्विक्स का पहला कार्य, सर्विक्स जो है वो शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। नर के अंदर शुक्राणुओं का संग्रहण एपिडिडाइमिस में होता है, और मादा के अंदर शुक्राणुओं का संग्रहण जो है बच्चों वो कहाँ होता है, सर्विक्स में। तो मादा शरीर में भी शुक्राणु संग्रहित होते हैं और नर के अंदर भी, नर में एपिडिडाइमिस में और मादा के अंदर कहाँ, सर्विक्स में। तो शुक्राणुओं का क्या होता है, संग्रहण होता है। शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है, सर्विक्स के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, गाय या भैंस प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद योनि से बैक्टीरिया वायरस सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में संक्रमण फैला सकता है। तो जब पशु गर्भित हो जाता है उस समय सर्विक्स बंद हो जाती है, और सर्विक्स के बंद होने से संक्रमण जो है वो गर्भाशय में नहीं जाता। ठीक है, तो गर्भपात के समय सर्विक्स संक्रमण को गर्भाशय तक जाने में रोकती है। ठीक है, गर्भाशय तक नहीं जाने देती। तो गर्भकाल के समय, या ऐसे बोल सकते हैं जब पशु गर्भित हो जाता है, जब पशु गर्भित हो जाता है या प्रेग्नेंट हो जाता है, तब सर्विक्स संक्रमण को, किसको, संक्रमण को गर्भाशय में जाने से रोकती है, बंद हो जाती है ना, सर्विक्स बंद हो जाती है। संक्रमण को अंदर नहीं जाने देती, मतलब गर्भाशय के अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, अब आगे देखें, सर्विक्स का मुंह बंद हो गया, ऐसे बोलते हैं ना कि साहब पशु जो है वो बच्चा देने वाला है और बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है। तो गाय भैंस में अधिकतर ऐसे देखा जाता है, भेड़ बकरी में, कि भाई बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा है, कि सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है, इसलिए बच्चा जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है कब, कभी कभी प्रसव के समय, उस बीमारी को बोलते हैं रिंग बॉम्ब। तो सर्विक्स का मुंह ना खुलना क्या कहलाता है, प्रसव के समय। कब बच्चों, बच्चा जब होता है प्रसव के समय सर्विक्स का मुंह ना खुलना, सर्विक्स का मुंह ना खुलना। ठीक है, तो जब पशु के बच्चा देता है तो सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता कभी कभी, जिससे बच्चा बाहर नहीं आता। तो किसान जो है काफ़ी डर जाता है कि भाई बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि सर्विक्स का क्या नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है। तो प्रसव के समय सर्विक्स का मुंह ना खुलना क्या कहलाता है, यह बीमारी कहलाती है रिंग बॉम्ब। क्या, रिंग बॉम्ब। रिंग वॉर्म तो एक फंगल डिजीज है, दाद खुजली जो रिंग वॉर्म होता है वो, ये क्या है, रिंग बॉम्ब। तो रिंग बॉम्ब को है सर्विक्स का मुंह ना खुलना प्रसव के समय, रिंग बॉम्ब कहलाता है। और रिंग बॉम्ब सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है, रिंग बॉम्ब सबसे ज़्यादा भेड़ के अंदर देखी जाती है। किसमें, सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है वो किस में देखी जाती है, भेड़ में दी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भेड़ में होती है, और भेड़ में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है रिंग बॉम्ब। भेड़ में बच्चा ज़्यादातर इसलिए फंस जाता है क्योंकि सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है। ठीक है, तो भेड़ में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है रिंग बॉम्ब। और इसके उपचार में, अगर सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है तो सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको बोलते हैं एपिडोसिन। कौन सा, एपिडोसिन। और एपिडोसिन के अंदर
एक हार्मोन आता है, उसका नाम है वेलेथमाइड ब्रोमाइड। क्या है बच्चों? वेलेथमाइड ब्रोमाइड। ये एक हार्मोन है, लेकिन ये कैसा हार्मोन है? संश्लेषित हार्मोन है। ठीक है, ये लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। संश्लेषित हार्मोन है वेलेथमाइड ब्रोमाइड, जो मार्केट में किस नाम से आता है? एपिडोशिन के नाम से आता है। तो ये हार्मोन लगा दो, ये इंजेक्शन लगा दो, सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा और बच्चा जो है वो खुशी खुशी बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये है बच्चों क्या? सर्विक्स। तो सर्विक्स के दो मुंह, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस हैं। इंटरनल अंदर, एक्सटर्नल बाहर। सर्विक्स का कार्य शुक्राणुओं का संग्रहण करना, और जब पशु प्रेग्नेंट हो जाए तो सर्विक्स का बंद हो जाना, जिससे संक्रमण जो है वो सर्विक्स में, गर्भाशय में ना पहुंचे। और प्रसव के समय सर्विक्स का मुंह ना खुलना बीमारी रिंगवॉर्म कहलाती है, और सबसे ज़्यादा भेड़ में होती है। किसमें? भेड़ में होती है। और इसके उपचार में एपिडोशिन लगाते हैं। किस नाम से? वेलेथमाइड ब्रोमाइड हार्मोन आता है, जो कैसा है? एक संश्लेषित हार्मोन है। कैसा है बच्चों? संश्लेषित हार्मोन। नेक्स्ट देखेंगे योनि या वजाइना। योनि जो है बच्चों क्या है? ये समागम का अंग है, मतलब मेटिंग करने के काम में आता है। समागम का अंग है। ठीक है। दूसरा, जन्म के समय ये क्या बनाता है? तो जन्म के समय या प्रसव के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो योनि लंबी खिंच जाती है और एक बर्थ कैनाल बनाती है। तो प्रसव के समय योनि जो है वो क्या बनाती है बच्चों? ये बर्थ कैनाल बनाती है। क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है। तो प्रसव के समय योनि जो है वो क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। यही याद रखना बस। नेक्स्ट, वल्वर लिप्स और क्लाइटोरिस। वल्वर लिप्स जो है बच्चों संख्या में 2 पाए जाते हैं। कितने? 2 पाए जाते हैं। एक होते हैं लेविया माइनोरा, और दूसरा, ये 2 होते हैं लेविया माइनोरा, और जो बाहर वाले जो बड़े होते हैं उनको बोलते हैं लेविया मेजोरा। और लेविया मेजोरा भी संख्या में 2 होते हैं, और क्लाइटोरिस जो है ये संख्या में 1 होता है, और इनको बाह्य जननांग भी कहते हैं। और इन सब को क्या बोलते हैं? इन सब को बच्चों बाह्य जननांग कहते हैं। बाह्य जननांग कहते हैं। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये योनि में पाए जाते हैं। कहाँ? योनि में। मादा जनन अंगों की सूजन क्या कहलाती है? अब देखो, हमने सारे मादा जनन तंत्र पढ़ लिया। अंडा से पढ़ा, अंडवाहिनी पढ़ा, यूट्रस पढ़ा, सर्विक्स पढ़ा और योनि पढ़ी। अब इनकी सूजन क्या कहलाती है? तो देख लो भाई। पहला, अंडाशय की सूजन। अंडाशय की सूजन को क्या कहते हैं? दूसरा, अंडवाहिनी की सूजन को क्या कहते हैं? तीसरा, अंडवाहिनी के बाद क्या आएगा? गर्भाशय। गर्भाशय की सूजन को क्या कहते हैं? और चौथा, सर्विक्स की सूजन को क्या कहते हैं? और पांचवा बच्चों क्या? योनि। लास्ट में हमने क्या पढ़ा? योनि की सूजन को क्या कहते हैं? तो किस अंग की सूजन या इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना क्या कहलाता है? तो अंडाशय की सूजन ऊफ्राइटिस। क्या? ऊफ्राइटिस। ठीक है। अंडाशय की सूजन को ऊफ्राइटिस, अंडवाहिनी की सूजन को सेल्फिंजाइटिस। क्या बच्चों? सेल्फिंजाइटिस। अंडवाहिनी की सूजन सेल्फिंजाइटिस। गर्भाशय की सूजन क्या कहलाती है? मेट्राइटिस। गर्भाशय की सूजन मेट्राइटिस। और इसके जैसा एक नाम और है बच्चों, इधर देखना। एक होता है मेस्टाइटिस, और मेस्टाइटिस होती है थनों की सूजन। पशु के थन सूज जाते हैं, बीमारी को थनैला कहते हैं। तो थनों की सूजन जो है बच्चों, उसको तो बोलते हैं मेस्टाइटिस। तो दोनों सेम से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेट्राइटिस गर्भाशय की सूजन, और मेस्टाइटिस थनों की सूजन। सर्विक्स की सूजन सर्विसाइटिस। क्या? सर्विसाइटिस जो है वो थनों की सूजन, सॉरी सर्विक्स की सूजन, और योनि की सूजन को क्या बोल रहे हैं भाई? वेजिनाइटिस। ठीक है। तो मादा जनन अंगों की सूजन
किसकी सूजन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अंडाशय की सूजन उफ्राइटिस, अंडवाहिनी की सूजन सेल्फिंजाइटिस, गर्भाशय की सूजन मेट्राइटिस, सर्विक्स की सूजन सर्विसाइटिस और योनि की सूजन जो है वो क्या कहला रही है बच्चों, वेजिनाइटिस। ठीक है, और लास्ट क्या है, लास्ट है योनि की सूजन, इसको क्या बोल रहे हैं, वेजिनाइटिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वेजिनाइटिस। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सब याद हो जाती है, अंडवाहिनी की थोड़ी सी अलग से है ये ना, सेल्फिंजाइटिस कहीं भी मैच नहीं हो रही है ना। अब गर्भाशय में 3 लेयर होती है, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्राइटिस, मायोमेट्राइटिस एंड एपीमेट्राइटिस। तो वो मेट्राइटिस से ही तुम्हें पहचानना पड़ेगा वो क्या पूछ रहा है। वो ज़्यादातर पूछेगा तुम्हें गर्भाशय की इंडोमेट्रियम की सूजन, इंडोमेट्राइटिस। ठीक है, तो ये हो गई ऊफ्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस और वेजाइनाइटिस। ये मादा जनन अंगों की सूजन हो गई। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।